हमारी कहानी की शुरुआत होती है सू सिटी के बीचों बीच बनी एक शानदार इमारत से, द फोर्थ एकेडमी। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज डायरेक्टर जिन लॉन्ग ने ऐलान किया है। आज वो दिन है जब हमारे छात्र प्लेयर्स बनेंगे और सिस्टम उन्हें उनकी क्लास असाइन करेगा। ये क्लास हो सकती है सोर्ड्समैन, नाइट, असैसिन या मेज। अचानक छात्रों के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल चमक उठता है और सेरेमोनी शुरू हो जाती है। इस लड़के का नाम है च्याओ यू। वो कहता है, आज मुझे इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुए पूरे 18 साल हो गए हैं। ये दुनिया है काइजी, एक पैरेलल वर्ल्ड जो दिखने में अर्थ जैसी ही है। बस एक फर्क है, इस दुनिया में डंजन्स मौजूद हैं। जब कोई इंसान 18 साल का होता है तो उसे अपनी एबिलिटीज मिलती हैं ताकि वो इन डंजन्स को क्लियर कर सके। पोर्टल में कदम रखते हुए च्याओ यू मन ही मन प्रार्थना करता है, भगवान करे मुझे कोई अच्छी क्लास मिले। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, क्या ये तुम्हारा यहां पहला बार है? वो जवाब देता है, हां, ये मेरा पहला बार है। फिर अचानक एक लोडिंग स्क्रीन जैसा विजुअल सामने आता है और छाया में लिपटा एक स्कल उसके चारों ओर घूमने लगता है। एक संदेश चमकता है, अ सीक्रेट क्लास हैज बीन ग्रांटेड। उस क्लास का नाम है नेक्रोमैंसर। चियाओ यू हैरान रह जाता है क्योंकि नेक्रोमैंसर एक बेहद दुर्लभ क्लास है। पूरी दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक या दो लोगों को ही यह क्लास मिली है। कहते हैं सिर्फ एक स्विंग से वो काउंटलेस हाई रैंकिंग स्केलेटन समन कर सकता है और जब तक उसके पास माना है वो अकेले ही एक वन मैन आर्मी बन जाता है। वो सोचता है रेयर क्लास मिलने का मतलब है मेरे स्टैट्स जरूर बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन जब वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जीरो स्पिरिट। वो हैरान होकर बुदबुदाता है, एक नेक्रोमैंसर के पास स्पिरिट ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस दुनिया में इनिशियल एट्रीब्यूट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहां 10 सबसे ऊंचा लेवल है और स्पिरिट एक नेक्रोमैंसर के लिए सबसे जरूरी स्टैट होता है। उसकी किस्मत सच में खराब थी। स्पिरिट स्टैट 0। सिस्टम ने अचानक ऐलान किया, नाउ इट्स टाइम टू जनरेट अ रैंडम टैलेंट। लेकिन च्याओ यू इतना टूट चुका था कि उसे लगा अब चाहे एस रैंक टैलेंट भी मिल जाए, कुछ नहीं बदलने वाला। तभी सिस्टम ने घोषणा की, टैलेंट ग्रांटेड, ब्रेव हार्ट ऑफ अ मेज, ग्रेड अननोन। यह टैलेंट बहुत ही अजीब था। हर बार जब वो फिजिकल अटैक से किसी दुश्मन को हराएगा उसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। मतलब वो अपने किसी भी बेसिक एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता था। और ये तो कमाल था क्योंकि इस दुनिया में एट्रीब्यूट्स सिर्फ लेवल अप करने पर ही बढ़ते थे। अब वो बैटल के जरिए भी उन्हें बढ़ा सकता था। इस टैलेंट के साथ उसके पास सभी एट्रीब्यूट्स को मैक्स आउट करने की क्षमता थी। एक नोविस प्लेयर होते हुए भी अब उसमें हर स्टैट को अधिकतम तक पहुंचाने की पोटेंशियल थी। वो सोचने लगा, अगर मैं अपने सारे स्टैट्स को पहले मैक्स कर लूं तो मैं एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाऊंगा। क्योंकि ये टैलेंट फिजिकल अटैक्स पर काम करता था, इसलिए उसकी पहली प्राथमिकता बनी स्ट्रेंथ। उसने अपने सारे 10 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। अब उसके पास कुल 20 स्ट्रेंथ पॉइंट्स थे और उसकी विगर अब एवरेज इंसानों से कहीं ज्यादा थी। अब अगला कदम था बिगिनर्स टास्क पूरा करना ताकि उसकी क्लास पूरी तरह एक्टिवेट हो सके। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर एक नई जगह पहुंच गया, एक विशाल पोर्टल के सामने। वहां एक युवती उसका इंतजार कर रही थी। उसका नाम था इलेन, जो उसे गाइड करने के लिए भेजी गई थी। च्याओ यू ने कहा, मैं यहां अपनी पहली बिगिनर मिशन के लिए आया हूं, रजिस्टर और कंप्लीट करने। इलेन मुस्कुराई, परफेक्ट, चलो मैं तुम्हें शुरुआत के लिए कुछ गिफ्ट्स देती हूं। उसने उसे दिए एक पुराना क्लोक, एक बिगिनर स्टाफ और एक बुक जिसमें लिखा था हाउ टू समन स्केलेटन्स। क्लोक तो बस एक एक्सेसरी था और स्टाफ उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके पास स्पिरिट ही नहीं थी। लेकिन 20 स्ट्रेंथ के साथ वो स्टाफ अब उसके लिए एक बेहतरीन क्लब बन चुका था। इलेन ने कहा, अब तुम्हारा पहला टास्क शुरू होगा, एस्केप अलाइव फ्रॉम द मिस्टी कैवर्न। उसे वहां तेज, सतर्क और संभल कर रहना था और किसी भी स्केलेटल सोल्जर को नुकसान नहीं पहुंचाना था। हालांकि इलेन अभी उसे इसके परिणाम बताने ही वाली थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने इलेन की बात पूरी सुने बिना ही पोर्टल में कदम रख दिया। अंदर पहुंचकर वो कैवर्न की गहराई में आगे बढ़ने लगा।
जहां चारों ओर हड्डियों के ढेर बिखरे पड़े थे। अब उसे एहसास हुआ कि इलेन उसे कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा था कि यह इतना मुश्किल नहीं होगा, पर जब उसने वहां मौजूद कंकालों स्केलेटन्स की भारी तादाद देखी तो वो थोड़ा घबरा गया। ज्यादा देर नहीं हुई कि एक स्केलेटन ने उसे दुश्मन समझ लिया और उस पर हमला कर दिया। उसके कदमों की आवाज ने च्याओ यू को सचेत कर दिया। वो स्केलेटन लेवल 1 का मॉन्स्टर था, जिसकी स्ट्रेंथ 5 और एजिलिटी 1 थी। उसने अपना स्टाफ, जिसे वो क्लब की तरह इस्तेमाल कर रहा था, कसकर पकड़ लिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। एक ही वार में च्याओ यू ने उसे धूल चटा दी। कंकाल का सिर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। उसने झुककर देखा कि क्या वो सच में मर चुका है। क्योंकि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसके लिए लड़ाई और भी कठिन थी। लेकिन उस एक किल से उसे मिला 1 एट्रीब्यूट पॉइंट, 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और साथ ही एक ए रैंक पैसिव एबिलिटी, मिरेकल ऑफ द माइटी। इस एबिलिटी की वजह से उसकी हर स्ट्रेंथ पॉइंट अब 2 अटैक पॉइंट्स में बदल सकती थी। मतलब उसका अटैक अब 2 गुना हो चुका था। अब अगर सामने वाला दुश्मन डिफेंस के बिना हो तो वो एक ही वार में 42 डैमेज दे सकता था। यह वाकई पागलपन था, लेकिन जब वो ये सोच ही रहा था, तभी जमीन से कई कंकालों के हाथ बाहर आने लगे। सबके हाथों में चाकू थे, मानो कोई काली डेथ डांस शुरू हो गई हो। यह देखकर उसने सोचा, अब बस टास्क पूरा करना है, चाहे जो भी हो। स्केलेटन्स का पूरा झुंड अब उसकी तरफ बढ़ चुका था, पहले वाले स्केलेटन का अधूरा काम पूरा करने के इरादे से। सभी हमला करने ही वाले थे कि च्याओ यू ने अपना स्टाफ जोर से घुमाया और एक ही वार में सबको फिर से अनडेड बना दिया। उस वार से उसे मिले श्योर एट्रीब्यूट पॉइंट्स, 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और साथ ही वो लेवल अप भी हो गया। लेवल बढ़ने पर उसे 5 और एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। अब उसकी टोटल स्ट्रेंथ 30 पॉइंट्स हो चुकी थी। आमतौर पर एक बिगिनर जीनियस के पास सिर्फ 10 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसके पास अब उससे 3 गुना ज्यादा ताकत थी। सब कुछ इतना आसान लग रहा था कि उसे शक होने लगा, कहीं ये स्केलेटन्स सिर्फ उसे लेवल अप कराने के लिए तो नहीं आए। पर ज्यादा वक्त नहीं बीता कि जमीन फिर से कांपी। इस बार सामने आया लेवल 3 स्केलेटन कैप्टन, स्ट्रेंथ 15, डिफेंस 20। वो इतना मजबूत था कि अगर उसका एक वार भी लग जाता तो जानलेवा साबित होता, लेकिन उसकी एजिलिटी सिर्फ 1 थी, यानी वो बहुत धीमा था। च्याओ यू ने पहले वार में स्टाफ से हमला किया, लेकिन स्केलेटन कैप्टन ने अपनी शील्ड से उसे रोक लिया। इसके बाद उसने पलटवार किया। उसका वार जमीन पर लगा और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। च्याओ यू ने तुरंत नोटिस किया, स्केलेटन का मूवमेंट स्लो है। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने उसका बचाव तोड़ते हुए स्टाफ से उसकी पसलियों पर जोरदार वार किया। स्केलेटन लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे एक और वार का मौका मिल गया। हंसते हुए उसने कहा, चलो अब इस वार को भी रोक कर दिखाओ। और उसका स्टाफ ऐसे गिरा जैसे कोई पुलिस बेटॉन किसी बेखबर पर पड़े। स्केलेटन कैप्टन चकनाचूर होकर बिखर गया। उसे मिले 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। इस बार की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी और अब वो सोचने लगा, अगर ये लेवल 3 पर इतना मुश्किल है तो बाकी प्लेयर्स आखिर कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। तभी उसे डायरेक्टर जिन लॉन्ग की कही हुई बात याद आई। कभी कभी मॉन्स्टर्स अपने मरने के बाद कोर छोड़ जाते हैं, जिससे रैंडम रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब वो क्यूरियस था देखने के लिए कि स्केलेटन कैप्टन क्या ड्रॉप करेगा। और कुछ देर बाद उसके सामने एक कंज्यूमेबल ग्लव्स प्रकट हुए, जिनका इफेक्ट था नेक्स्ट स्ट्राइक गारंटीड क्रिटिकल हिट, लेकिन इन्हें सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। वो खड़ा होकर उस आइटम को ध्यान से एनालाइज कर ही रहा था कि अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। नए स्केलेटन्स एक एक करके जमीन से उठने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे दुश्मन फिर से आ जाएंगे। अब भले ही वो लेवल 2 पर पहुंच चुका था, लेकिन उसके पास सिर्फ 20 हेल्थ पॉइंट्स थे, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना था। फिर भी उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि ये स्केलेटन्स उसके लिए बच्चों का खेल लग रहे थे। उसने कुछ ही मिनटों में सबको खत्म कर दिया और इस बार उसे मिले 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और ढेर सारा EXP। स्केलेटन्स की एजिलिटी सिर्फ 1 थी, इसलिए वो धीमे थे और च्याओ यू के वारों से बच नहीं पाए। अब उसने अपना एट्रीब्यूट विंडो खोला और देखा कि लेवल 3 पर पहुंचते ही उसकी स्ट्रेंथ 46 पॉइंट्स तक जा चुकी थी।
उधर बाहर बाकी स्टूडेंट्स अपने क्लासेस को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ अपने पेरेंट्स को प्राउड करने वाले थे, जबकि डायरेक्टर जिन लॉन्ग अब भी चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी एक आखिरी स्टूडेंट का इंतजार कर रहा हो। सभी सोच रहे थे, इतना समय क्यों लग रहा है? टास्क तो बस भागने का था और स्केलेटन्स तो वैसे भी स्लो होते हैं। वहीं उन स्टूडेंट्स में से एक, जो उसे जानता था, धीरे धीरे चिंता में डूबने लगा। उधर कैवन के अंदर च्याओयू सोच रहा था, क्या सारे स्केलेटन्स खत्म हो चुके हैं और अब तक टास्क कंप्लीशन का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? तभी एक भयानक आवाज गूंजी, हाउ डेयर यू! उसने तुरंत उस दिशा में नजर घुमाई और देखा कई स्कल्स हवा में तैरने लगे थे, जो एक रहस्यमयी और डरावनी एनर्जी से भरे हुए थे। अब वो स्कल्स हवा में घूमने लगे, लड़के को हर तरफ से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो तेजी से पीछे हटकर उन्हें डॉज करने लगा, लेकिन तभी उसके सामने जमीन पर बिखरी हड्डियां हिलने लगीं। वो आपस में जुड़कर किसी बड़े आकार का रूप लेने लगीं। जमीन से काले साए और आग जैसी लपटें उठीं और कुछ ही सेकंड में उसके सामने खड़ा था स्केलेटन किंग। वो अब तक देखे गए किसी भी मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा डरावना और खतरनाक था। हालांकि वो थोड़ा इंजर्ड लग रहा था, लेकिन उसकी 45 स्ट्रेंथ, 60 डिफेंस और स्किल्स, पियर्सिंग बोन और एक्सप्लोसिव बोन उसे एक वॉकिंग नाइटमेयर बना रही थी। क्या डायरेक्टर जिन लॉन्ग सच में चाहता है कि हम सब यहीं मर जाएं? उसने मन ही मन सोचा। स्केलेटन किंग ने पहले हमला किया, एक जोरदार स्विंग जिसने हवा को चीर दिया, लेकिन लड़का किसी तरह झुककर बच गया। अगर वो वार लगता तो शायद वो जिंदा न बचता। अब उसका एक ही एडवांटेज था, स्केलेटन किंग की लो एजिलिटी। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो इतनी हाई डिफेंस को तोड़ पाएगा? उसने गहरी सांस ली और कहा, लेट्स फाइंड आउट। उसका पहला वार स्केलेटन किंग की एक्सपोज्ड हड्डी पर पड़ा और सिस्टम ने दिखाया डैमेज 30। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इट वर्कड। अब उसे बस ये वार 10 बार और दोहराना था। मोटिवेटेड होकर उसने स्टाफ को क्लब की तरह घुमाया, हर वार पहले से ज्यादा तेज और भारी। स्केलेटन किंग बार बार पीछे हटने लगा, उसकी भारी हड्डियां दरकने लगीं और आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ और टूट चुका। लड़का हांफते हुए बोला, अभी भी 200 एचपी बाकी है, फिर ये गिरा क्यों? तभी गुफा में एक गूंज उठी, स्केलेटन किंग की गहरी गूंजती आवाज, तुम पहले इंसान हो जिसने केवल फिजिकल स्ट्राइक से यहां तक पहुंचने की हिम्मत की है। अगर उसके मिनियंस अभी भी जिंदा होते तो वो इतना कमजोर कभी नहीं पड़ता। एक नोविस इंसान ने उसकी डिफेंस तोड़ दी थी। ये बात स्केलेटन किंग को बर्दाश्त नहीं थी। मैं इस इंसान को जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज गूंज उठी और अचानक उसका शरीर चमक उठा, उसकी हड्डियों पर काले चिन्ह उभर आए। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब वो खिलाड़ी की हर मूव को ट्रैक कर रहा था और किसी भी पल काउंटर अटैक करने को तैयार था। उसकी स्पीड पहले से दोगुनी हो गई थी। उसने एक वार किया, लड़के ने किसी तरह नैरोली डॉज किया। हालांकि वो अब भी ज्यादा एजाइल था, लेकिन हालात खतरनाक होते जा रहे थे। सीधे सीधे वॉर अब काम नहीं आ रहे थे। उसे स्केलेटन किंग की नई स्पीड के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी थी। अगले ही पल मॉन्स्टर ने फिर से हमला किया। लड़के की नजर एक बड़े बोल्डर पर पड़ी जो ऊपर से गिरने को तैयार था। उसने अटैक डॉज करते हुए खुद को उसी चट्टान के पास ला खड़ा किया। दोनों की नजरें मिलीं। एक शिकारी और एक शिकार की तरह लड़के ने स्केलेटन किंग को प्रोवोक किया। कम ऑन, हिट मी इफ यू कैन। किंग गुस्से में दहाड़ा और पूरे जोर से हमला किया। पहला वार लड़के ने अपने स्टाफ से ब्लॉक किया, लेकिन इंपैक्ट इतना भारी था कि वो दूर जा गिरा। उसके हेल्थ बार से 26 पॉइंट्स उड़ गए। अब उसके पास बस 4 एचपी बचे थे। स्केलेटन किंग फिर से उसकी ओर बढ़ा। उसकी हर चाल अब मौत की गूंज थी। लड़के को पता था, बस एक और वार और सब खत्म। किंग ने हमला किया, लेकिन इस बार वो अपनी सराउंडिंग्स भूल गया। उसका भारी वार दीवार से टकराया और ऊपर की छत हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में गुफा की चट्टानें उसके सिर पर गिरने लगीं। वो जोर से गरजा, दर्द में कराह उठा। उसकी एचपी बार सीधे 70 पॉइंट्स गिर गई। अब स्केलेटन किंग फंसा हुआ था, सिर्फ 129 एचपी के साथ संघर्ष कर रहा था खुद को मलबे से निकालने में। और लड़का जान गया, ये उसका मौका है। स्केलेटन किंग को मलबे में फंसा देखकर लड़के ने तुरंत फैसला किया, अब या कभी नहीं।
उसके पास अब सिर्फ कुछ एचपी बचे थे। इतनी कम हेल्थ में लड़ाई जारी रखना आत्महत्या थी, इसलिए उसने ठान लिया, एक ही वार में सब खत्म। उसने वो सिंगल यूज ग्लव्स इक्विप किए जो उसकी अगली हिट को गारंटीड क्रिटिकल हिट बना देंगे। लेकिन इस बार उसने स्टाफ नहीं उठाया। नहीं, इस बार वो सिर्फ अपने फिस्ट्स पर भरोसा करेगा। स्केलेटन किंग ने उसे देखा, कमजोर, घायल, लेकिन आंखों में जलती हुई आग के साथ। वो कुछ कर भी नहीं सकता था, वो पूरी तरह पावरलेस था। लड़का गरजा और पूरी ताकत से मुक्का मारा। बूम! गुफा की जमीन का एक हिस्सा फट गया, धूल और हड्डियों का गुब्बार उठ गया। स्केलेटन किंग के चारों ओर जलती काली लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं, और फिर सिस्टम ने घोषणा की, मिशन कंप्लीटेड, फर्स्ट प्लेयर टू डिफीट द बॉस, रिवॉर्ड पल्स ऑन 30 एट्रीब्यूट पॉइंट्स डिफीटेड बेयर हैंडेड, बोनस पल्स ऑन 10 पॉइंट्स एक्सपीरियंस, गेन्ड पल्स ऑन 50 EXP लेवल अप X3। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला, उसे मिला स्केलेटन किंग्स रिंग। इफेक्ट, अगला अटैक देगा प्लस ऑफ 50% एडिशनल डैमेज कूल डाउन। एक दिन, रैंक क्लास C, मतलब इसे बेचकर भारी रकम मिल सकती है। वो हैरान था कि उसने सच में स्केलेटन किंग को हरा दिया। वो सोचने लगा, बाकी लोग तो बस भागकर निकल गए होंगे, लेकिन अब ये सब मायने नहीं रखता था। वो बस बाहर निकलना चाहता था। सिस्टम ने पोर्टल खोला और पल भर में वो फिर से एकेडमी के सामने खड़ा था। बाहर खड़े छात्रों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कई अब भी अपने टेस्ट खत्म कर रहे थे, पर वो तो बॉस स्लेयर बन चुका था। उसी वक्त उसकी दोस्त यांग दौड़ती हुई आई। तू जिंदा है, थैंक गॉड। उसने उसे कसकर गले लगाया। डर और खुशी दोनों की झलक उसकी आंखों में थी। वो मुस्कुराया, रिलैक्स, आई एम फाइन, और अब मेरे पास है 76 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। टैलेंट, ब्रेव हार्ट ऑफ द मेज। स्किल, मसल मेक्स मिरेकल्स। अब वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। यंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू इतना देर तक अंदर क्या कर रहा था? बाकी सब तो बहुत पहले बाहर आ गए थे। लड़का चौंक गया। कितना वक्त बीत गया? यंग बोला, भाई 3 घंटे। आखिरी बंदा टास्क खत्म करके निकला था 3 घंटे पहले। लड़का हैरान था। 3 घंटे? मुझे तो लगा बस कुछ ही मिनट हुए हैं। फिर उसने पूछा, और तू, तेरी क्लास क्या निकली? यांग ने गर्व से सीना तानते हुए कहा, मेज। यह बात थोड़ी अजीब लगी। दोनों ने एक ही वर्ल्ड में एंट्री ली थी, फिर भी दोनों को बिल्कुल अलग अलग क्लासेस मिली। तभी एक घमंडी लड़का आगे आया। उसका नाम था माफाई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो ये है वो लास्ट फिनिशर? लगता है स्केलेटन्स के साथ टी पार्टी कर रहा था। लड़का सियो मन में बोला, ये हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है, एकदम बच्चे जैसा है। डायरेक्टर जिन लॉन्ग ने सभी को संबोधित किया, सभी छात्र ध्यान दें, कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। अब हर कोई अपनी क्लास और टैलेंट बताए। छात्र एक एक करके आगे आए। कुछ बड़े जोश से बोले तो कुछ शर्माते हुए, क्योंकि उनका टैलेंट रैंक बहुत नीचे था। एक लड़की बोली, मैं मेज हूं और साथ ही हीलर भी। उसका नाम था श्याओजू। फिर बोला, माफाई, मैं हूं सोर्ड्समैन और मेरा टैलेंट है B रैंक। कुछ छात्रों ने उसकी तारीफ शुरू कर दी। वाह, सोर्ड्समैन बहुत पावरफुल क्लास होती है। उसका ईगो आसमान पर था, डायरेक्टर ने सोचा। अगर इन बच्चों का B रैंक टैलेंट है तो आने वाले समय में ये वाकई कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब बारी आई शाओ की। वो शांत होकर आगे बढ़ा। सबकी नजरें उस पर थीं। डायरेक्टर ने कहा, तुम बताओ, तुम्हारी क्लास क्या है? शाओ ने गहरी सांस ली और बोला, नेक्रोमैंसर। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। कई छात्रों के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन जब डायरेक्टर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। नेक्रोमैंसर, तो आखिरकार किसी को यह सीक्रेट क्लास मिली। शाओ ने आगे बोलना शुरू किया, लेकिन बीच में रुक गया। वो अपने टैलेंट का नाम बताने ही वाला था, फिर मन बदल लिया। नहीं, अभी बताना सही नहीं होगा, उसने मन ही मन सोचा। सच तो यह था, वो खुद भी नहीं जानता था कि उसका टैलेंट असल में है क्या। डायरेक्टर ने संतोष से सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो जानता था नेक्रोमैंसर एक सीक्रेट क्लास है और ऐसे लोग इतिहास बदलते हैं। स्टूडेंट्स शॉक्ड रह गए, क्योंकि नेक्रोमैंसर का नाम सुनते ही सबको एक पुरानी कहानी याद आ गई।
कभी एक नेक्रोमैंसर ने पूरे यूनियन को मिटा दिया था, सिर्फ एक रात में। भीड़ में खड़ा माफाए मेफ अब और भी ज्यादा क्यूरियस था। वो सोचने लगा, नेक्रोमैंसर, ये तो मेज से भी ज्यादा रेयर क्लास है, पर ये तो लड़ाई में कमजोर होते हैं क्योंकि उनका डिफेंस लगभग नहीं के बराबर होता है। वो आगे सोचता है, मेजेस को कम से कम स्पेल कास्ट करते वक्त किसी की प्रोटेक्शन मिलती है, पर नेक्रोमैंसर तो और भी ज्यादा फ्रैजाइल होते हैं। और क्योंकि शाओ ने अपना टैलेंट रिवील नहीं किया था, मेफ ने तुरंत मान लिया, इसका टैलेंट तो जरूर बहुत लो रैंक का होगा। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे, वो नेक्रोमैंसर है और फिर भी कूल बना हुआ है। अगर हम होते तो अब तक सबको बता चुके होते कि हमारे पास सीक्रेट क्लास है। पर सियाओ के अंदर कुछ और चल रहा था। वो जानता था वो अभी तक कोई स्पेल कास्ट नहीं कर सकता और उसे शक था कि वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन डायरेक्टर जिन लॉन्ग का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने मन में सोचा, एक बार सियाओ ने बेसिक्स पूरी कर ली तो वो देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकता है। सभी छात्रों की इंट्रोडक्शन पूरी हुई। फिर डायरेक्टर ने कहा, अब सब घर जाओ और कल की ट्रेनिंग के लिए आराम करो। यांग मुस्कुराते हुए बोला, भाई मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं, काश मैं भी नेक्रोमैंसर बन पाता। फिर उसने हंसते हुए कहा, कम से कम मेरे पास 8 स्ट्रेंथ पॉइंट्स तो हैं, इतना बुरा नहीं है। मेरे टैलेंट भले थोड़ा एवरेज हो, पर मेहनत से गैप भर दूंगा। शाओ ने देखा, उसके सारे दोस्तों के एट्रीब्यूट्स अभी सिंगल डिजिट्स में हैं, जबकि उसके अपने स्टैट्स उनसे कहीं ज्यादा हैं। वो मन ही मन मुस्कुराया, लगता है मैं उनसे काफी आगे निकल चुका हूं। आखिरकार वो अपने घर पहुंचा। जैसे हमेशा करता है, उसने दरवाजे के अंदर आते ही कहा, मैं आ गया। हालांकि वहां कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो बहुत दयालु और स्नेही लोग थे। जब शाओ सिर्फ 6 साल का था, उसके माता पिता किसी काम से कैपिटल सिटी गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अब 12 साल बीत चुके हैं, पर शाओ के दिल में अब भी एक सवाल जिंदा है, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अब शाओ का एक ही उद्देश्य था, कैपिटल जाना और अपने माता पिता के बारे में सच्चाई जानना। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स जमा हुए। डायरेक्टर जिन लॉन्ग ने उन्हें संबोधित किया, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई इसे संभाल नहीं सकता तो तुरंत लौट जाए। ट्रेनिंग फेल होना कहीं बेहतर है इसके बजाय कि आप अगले दिन जिंदा न देखें। वो आगे बताता है, इस बिगिनर वर्ल्ड में आमतौर पर कैजुअल्टीज नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा मौजूद रहती हैं। एक बार एक पूरी क्लास 40 स्टूडेंट्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई थी। आज तक कोई नहीं जानता कि वो वर्ल्ड कैसा था, बस इतना पता है, उसे कहा जाता था नाइटमेयर विलेज। डायरेक्टर ने गंभीरता से कहा, अगर आप समय पर लौट आई तो कोई खतरा नहीं। टाइमर जब 0 पर पहुंचेगा तभी आप पोर्टल में प्रवेश कर पाएंगे। अंत में काउंटडाउन समाप्त हुआ और बिगिनर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। काली बिजली की कई बोल्ट्स हवा में चमकी और सभी स्टूडेंट्स एक नए अजीब वर्ल्ड में पहुंच गए। उनके सामने था एक अबैंडन्ड विलेज। कुछ स्टूडेंट्स डर के मारे इधर उधर देखने लगे, लेकिन मफी ने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, यही तुम्हारी सुरक्षा के लिए काफी है। शैडो में छिपे हुए किसी ने उनकी हर हरकत देखी। एक जोड़ी सस्पिशियस पैर साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। कॉन्फिडेंट होकर मफी ने कहा, फॉलो मी, मैं तुम्हें ट्रेनिंग के अंत तक ले जाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं सबसे स्ट्रांग हूं। चाहे शाओ की सीक्रेट क्लास हो, लेकिन वो मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं। इस नए स्थान के बारे में सब कुछ अजीब था। अब तक सिस्टम की कोई साइन नहीं दिखाई दी। यहां का माहौल, सुनसान विलेज और छिपे हुए ऑब्जर्वर्स, सब कुछ रहस्य और खतरे से भरा था। अचानक एक अजीब फिगर प्रकट हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, सच में बहुत पिटीफुल है क्योंकि आप सभी इतने छोटे और युवा हो, लगभग हार्ट ब्रेकिंग है। शाओ ने निश्चय नहीं किया कि यह एनपीसी है या नहीं और पूछा, आप इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं। फिगर ने गंभीर होकर उनका परिचय दिया, आपका स्वागत है। अब आप पहुंच चुके हैं नाइटमेयर विलेज में, जहां यह सीमिंगली सिंपल चैलेंज दरअसल एस लेवल डिफिकल्टी का है। सिस्टम इसे अलग तरह से कैलकुलेट करता है। यह लगभग ई लेवल डंजन के बराबर होगा। नॉर्मल टर्म्स में आपका टास्क है सरवाइव करना और विलेज के सेंटर का सीक्रेट अनकवर करना। डायरेक्टर की कहानी याद आते ही सभी स्टूडेंट्स डर गए।
कई छात्रों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मफी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। एक ई लेवल चैलेंज को हैंडल करने के लिए कम से कम इनिशियल स्टेज का होना जरूरी है। आप सभी अभी भी सिर्फ डिसाइपल्स हैं। उसके बाद आते हैं इनिशियल, इंटरमीडिएट, फाइनल, किंग और डिवाइन स्टेजेस। फिगर ने समझाया। जैसे ही कोई स्टूडेंट विलेज एग्जिट तक पहुंचता है, बैरियर उसे बाहर जाने से रोक देगा। एक बार अंदर, कोई बाहर नहीं जा सकता। जल्दी ही पैनिक फैल गया और स्टूडेंट्स लगभग होपलेस महसूस करने लगे। उस फिगर की ब्लंटनेस ने शाओ को ऐसा महसूस कराया कि वो कोई एनिमी नहीं है, बल्कि सच बोलने वाला व्यक्ति है। इससे उसे यकीन हुआ कि बाकी लोग भी इसी स्टेज में गायब हो गए होंगे। फिगर स्टूडेंट्स के बीच वॉक करता हुआ बोला, चिंता मत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और इस नए माहौल के लिए खुद को तैयार करो। मफी ने इसे इंटरप्रेट किया। यह व्यक्ति हमें मोटिवेट कर रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंजेस का सामना करो। लेकिन सच तो यह था, वो दरअसल सुझाव दे रहा था कि आज की रात तक शायद कोई भी सरवाइव न कर पाए। अगर पहले हैवी पैनिक था, तो अब मल्टीपल लेयर्स ऑफ फियर सभी पर छा गए। फिगर ने अपना परिचय दिया। मैं हूं वूगम, इस विलेज का चीफ, और इस जगह में जिंदा रहने के लिए 2 रूल्स हैं। रूल 1, आप किसी भी वेकेंट हाउस में रह सकते हैं, लेकिन दरवाजों पर लगे ब्लैक स्टोन्स को कभी मत छुओ। रूल 2, सदैव अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, सभी डोर्स और विंडोज लॉक करना, कभी भी उन्हें रात में खोलना नहीं। शाओ ने पूछा, हम रात में अपने घरों से बाहर क्यों नहीं जा सकते? वुगाम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब रात यहां आएगी तब तुम्हें समझ आएगा। जैसे ही रात आई, सभी ने फिगर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। वे 4 ग्रुप्स में 11-11 लोगों में बंट गए। काइनो की टीम एक हाउस में एंट्री करती है। दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए। एक ने सुझाव दिया, सुरक्षा के लिए चलो दूसरे फ्लोर पर रेस्ट करें। तभी एक हीलिंग मेज पास आई। अगर कोई डेंजर हुआ तो मुझे प्रोटेक्ट करना, उसने कहा, क्योंकि हीलर होने के नाते वो शाओ को जरूरत पड़ने पर बहुत सारे हेल्थ पॉइंट्स दे सकती थी। इसी बीच एक और लड़की ने जियाओ को शेमलेस कहा और दूसरों के सामने ब्लेटेंटली सिडक्टिव होने का आरोप लगाया। अब दोनों ट्रिवियल बातों पर आर्ग्यू करने लगीं। छोटी लड़की ने ताना मारा, तेरी एट्रीब्यूट्स बस इसीलिए हाई हैं क्योंकि तू फैट है। तभी एक स्टूडेंट ने विंडो के बाहर देखा। उसे अपनी ग्रैंडमदर नजर आई, जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था और जिसे वह बहुत मिस करता था। ग्रैंडमदर बोली, मुझे ठंड लग रही है, अंदर आने दो। लड़के ने बिना सोचे समझे विंडो खोलना शुरू कर दिया, लेकिन शाओ चिल्लाया, रुको, यह तुम्हारी ग्रैंडमदर नहीं है। पर अब तक विंडो पूरी तरह खुल चुकी थी। महिला की आंखें अचानक लाल होने लगीं और अगले ही पल वो उस बेवकूफ छात्र पर झपटी जिसने अभी अभी विंडो खोली थी। उसके जबड़े किसी जानवर जैसे लग रहे थे। छात्र अब बस एक याद बनकर रह जाने वाला था। तभी घर के अंदर एक स्पीयर कॉन्जर हुआ, सैन प्रकट हुआ, अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए। वो यांग था, जिसने जोर से कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन उतना समय काफी था कि वो क्लूलेस लड़का अपनी जान बचा सके। ये मॉन्स्टर लेवल 3 का था, जिसके पास 45 पॉइंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी थी। एक नॉर्मल मॉन्स्टर, लेकिन नॉविस स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहद खतरनाक। अब उसका ध्यान मेज पर था। मॉन्स्टर ने अटैक किया। डॉज न कर पाने पर मेज ने मजाक किया, अगर ये मुझे खा गया तो इतना फैट है कि ये खुद बीमार पड़ जाएगा। अचानक एक मैजिकल बैरियर प्रकट हुई। वो छोटी लड़की ने कॉन्जर की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी हेल्थ गिरने लगी। वो हीलर पर चिल्लाई, अपना काम करो, जल्दी हील करो। और कियो से कहा, अपने अनडेड समन करो। उनकी बातें सुनकर दोनों ने काम शुरू किया। हीलर ने अपनी हीलिंग मैजिक तैयार की, जिससे वो अपने साथी की हेल्थ उतनी ही तेजी से बहाल कर रही थी जितनी जल्दी वो घट रही थी। अगर सब मिलकर काम करें तो जीत संभव थी। बस कियो को अपना समनिंग स्पेल करना था। लेकिन जब सबकी नजर कियो पर पड़ी, वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था। सिर्फ एक वार में उसने मॉन्स्टर को पीछे धकेल दिया। यांग चिल्लाया, ऐसे स्टाफ यूज नहीं करते, तू खुद को खतरे में डाल रहा है। लेकिन कियो ने फिर एक और वार किया और उस वार ने मॉन्स्टर की 50 हेल्थ पॉइंट्स छीन ली। घर के अंदर अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा था और कियो के टीममेट्स बस खामोश रह गए। समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कहना चाहिए। एक नाइटमेयर को एक ही स्ट्राइक में हराना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल लग रहा था।
कुछ बोले, क्या नेक्रोमैंसर को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए? जहां मॉन्स्टर था वहां अब एक ब्लैक स्टोन पड़ गया था, जबकि बाकी का शरीर हवा में घुलकर मिट चुका था। वह सिंबल बिल्कुल उसी तरह था जैसे हाउस के दरवाजे पर लगा हुआ था। कियो ने सोचना शुरू किया। शायद ये कोई बग था, क्योंकि उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे कोई स्किल पॉइंट्स नहीं मिले थे। उसका साथी पूछता है, क्या तूने कुछ अजीब देखा? कियो ने धीरे से कहा, शायद मेरी ही इमेजिनेशन हो। सुबह होते ही यांग अपने साथियों की शुक्रगुजारी करने लगा। अगर तुम लोग न होते तब मैं नहीं जानता क्या होता। कुछ लोग बोले कि कियो वाकई में बहुत स्ट्रांग था और जू ने भी जबरदस्त प्रोटेक्शन दी। यह बात मैफ की भी कानों तक पहुंची। फिर भी मैफ का ईगो जगमगा उठा। वह सोचता है कि अगर वह वहां होता तो और बेहतर करता। उसे यकीन था कि वो भी एक नाइटमेयर को सिंगल स्ट्राइक में हरा सकता है। कियो ने पूछा, क्या तुम सुबह ही ट्रेनिंग कर रहे हो? उसका दोस्त बोला, हां, ये क्लास मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैफ ने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। मैं बस थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ और नहीं। उसने जू से कहा, तुम मेरे साथ रहो, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। पर लड़की ने जवाब दिया, यह मेरा काम है। अगर मैं डैमेज नहीं लूंगी तो कोई और लेगा। वो बोली, तुम अकेले लड़ना चाह रहे हो? यह गलत सोच है। हमें साथ काम करना होगा और कियो से सीखना चाहिए। उनका डिस्कशन जारी था कि अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, सबको खत्म करो, किसी को मत बचाओ, सबको आग में फेंक दो। विलेज चीफ ने आदेश दिया, जो भी विरोध करे उसे खत्म कर दो। मैफी तुरंत बोला, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन चीफ ने ठंडे लहजे में कहा, हमें पता है तुम लोगों ने कल रात क्या किया था। श्याओ ने देखा कि दोनों तरफ के लोगों की संख्या लगभग बराबर थी और उम्र में भी कोई खास फर्क नहीं था। चीफ ने समझाया, ये नाइटमेयर्स हमारे गांव की रक्षा करते हैं और तुम लोगों ने जो रूल तोड़ा है उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी 1000 गुना ज्यादा। मैफी ने कहा, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? हमने तो नाइटमेयर को गलती से नष्ट कर दिया था। चीफ बोला, है एक तरीका। जिसने नाइटमेयर्स को क्रोधित किया उसे आज रात शेल्टर के बाहर बितानी होगी। देखते हैं क्या उनमें से कोई इतना करेजस है कि बाहर रह सके, जहां न तो संख्या पता है न खतरा, क्योंकि बाहर रात गुजारना मतलब खुद को यादों में बदल देना है, यानी मौत को बुलावा देना। तभी श्याओ आगे बढ़ा, वो नाइटमेयर मैंने हराया था, मैं ही बाहर रहूंगा। मैफी चौंक गया, क्या कियो पागल हो गया है? लेकिन कियो बिल्कुल लूसिड था। वो बोला, मेरे पास एक थ्योरी है। अगर मैं रात बाहर रहूं तो शायद कुछ ऐसा पता लग सके जिससे हम इस जगह से निकल पाएं। सबने सहमति जताई और अब कियो को बांधने का वक्त था। वो गांव के बीचों बीच चेन से जकड़ा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? हेल्प करने से? क्या तुम्हें गांव के सीक्रेट के बारे में कुछ पता है? कियो ने बस इतना कहा, मेरे पास एक अच्छा थ्योरी है, लेकिन उसे टेस्ट करना होगा आज रात। आखिरकार चांद आसमान में उभरा, अपनी हल्की रोशनी से पूरे गांव की गलियों को नहला दिया। और तभी नाइटमेयर्स प्रकट होने लगे। एक उनमें से धीरे धीरे छत से नीचे उतरा, डरावनी आवाज के साथ। जैसे ही नाइटमेयर ने अपने शिकार को देखा, वो छत से छलांग लगाकर सीधे लड़के पर झपटा। लेकिन कियो को पहले से अंदाजा था, वो तैयार था। पर उसे हैरानी तब हुई जब उसके चारों ओर एक कंटेनमेंट स्पेल उभर आया जो उसे बचा रहा था। उसका दोस्त चिल्लाया, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। तभी मैफी आगे बढ़ा, शांत रहो, मैं संभाल लूंगा इस नाइटमेयर को। लेकिन हकीकत ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। नाइटमेयर बहुत तेज था। मैफी किसी तरह अपनी तलवार से बचाव करने में कामयाब हुआ। वो सोचने लगा, आखिर कियो ने इसे कैसे हराया होगा? वो तो बस एक मेज है। कॉन्फिडेंस में भरकर वो बोला, अगर कियो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसका वार नाइटमेयर पर पड़ा, पर नुकसान सिर्फ 5 पॉइंट्स। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाकी सब बाहर होंगे, लेकिन वो सब उसकी मदद के लिए बाहर आ चुके थे। चेन्स बेहद मोटी थीं। लड़की बोली, इन्हें सिर्फ मैफी ही तोड़ सकता है। लेकिन तब कियो ने अपनी बेयर हैंड्स से ही जंजीरें तोड़ दी। सब दंग रह गए। क्या वो सच में एक नेक्रोमैंसर है? उधर मैफी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। लड़कियां और कियो उसकी तरफ दौड़े मदद करने।
जो ने हीलिंग स्पेल तैयार की, पर मैफी ने मना कर दिया। जरूरत नहीं, स्कार्स ही तो एक वॉरियर की पहचान होते हैं, वो बोला। हेड पर निशाना लगाओ, वही इसकी कमजोरी है। कियो ने वैसा ही किया और नाइटमेयर ढेर हो गया। लेकिन कियो बोला, कमजोरी सिर नहीं है। मीफी को यकीन नहीं हुआ। क्या वो जानबूझकर मुझे गुमराह कर रहा है? अब वक्त था देखने का कि कियो अगला वार कैसे करेगा। वो सोच रहा था, अब कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा। उसे लगा नाइटमेयर गिर चुका है, पर तभी वो जमीन से फिर उठ खड़ा हुआ। अब मैफी को शक होने लगा। क्या यांग सही था? क्या सिर वाकई वीक स्पॉट नहीं था? लेकिन यही तो कियो ने किया था। शायद वो उतना अच्छा नेक्रोमैंसर नहीं है जितना कियो। ये सोचकर उसका ईगो और भी इन्फ्लेट हो गया। मैं कियो से कहीं बेहतर हूं। बाकी साथी उसे रोकने लगे। रुक जा, उस हालत में तू मरेगा। पर मैफी नहीं रुका। नाइटमेयर फिर हमला करने को तैयार था। मैफी ने पावरफुल अटैक्स की बराज छोड़ी। मॉन्स्टर को 30 पॉइंट्स का डैमेज हुआ। बस एक और वार और वो साबित कर देता कि वो कियो से कम नहीं। लेकिन तभी एक स्टाफ उसके सामने से गुजरा और नाइटमेयर को फाइनल ब्लो दे दिया। मैफी गुस्से से फट पड़ा। तूने मेरा मॉन्स्टर चुरा लिया। कियो ने शांत होकर कहा। तूने अच्छा किया मैफी। पर वो बुरी तरह इनरेज था। मैफी ने उसे अक्यूज किया। तूने मेरा आइटम ले लिया। कियो ने आइटम उठाया, पर कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त 2 और नाइटमेयर्स उन पर टूट पड़े। कियो चिल्लाया, सब अंदर भागो, इन्हें रोकने का कोई मतलब नहीं। सब ने किसी तरह घर में शरण ली। नाइटमेयर्स दरवाजे के बाहर घूमते रहे। अब अंदर सब सेफ थे। किसी ने पूछा, अब बाहर कैसे निकलेंगे? कियो बोला, कल सही वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अगले दिन विलेज चीफ का गुस्सा फट पड़ा। तुम लोगों ने एक और गार्डियन स्पिरिट नष्ट कर दिया है। चाहे वो कुछ भी करें, चीफ का कहना था उन्हें खत्म करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने नाइटमेयर विलेज को नष्ट कर दिया था। कियो ने शांति से पूछा, क्या आप सच में इसी जगह रहते हैं? चीफ बोला, हां, हम यहां कई जनरेशन से रहते आए हैं। कियो ने ठंडे लहजे में कहा, तो सुनो, इस गांव के बारे में सच सिर्फ एक है। चीफ हैरान, क्या मतलब? कियो ने उंगली उठाई और बोला, तुम में से कोई भी असली गांव वाला नहीं है। तुम सब वही क्लास हो जो सालों पहले इस गांव में मॉन्स्टर्स के हाथों मारी गई थी। चीफ चिल्लाया, झूठ! तू झूठ बोल रहा है। लेकिन कियो के पास सबूत था। उसने एक काली स्टोन दिखाई, वही जो उनके दरवाजों पर लगी थी। चीफ कांप उठा, तूने बड़ा पाप किया है। ये स्टोन्स हमें बचाती हैं। तभी देखा, हर स्टूडेंट के हाथ में अब वही स्टोन थी। चीफ ने डरते हुए कहा, तुमने भगवान के नियम तोड़ दिए, अब सजा मिलेगी। असल में वो ब्लैक स्टोन्स ही उस दुनिया को सस्टेन कर रही थीं। अगर वो टूट जाती तो पूरा गांव ढह जाता। कियो ने आदेश दिया, सब स्टोन्स तोड़ दो। जैसे ही वो टूटी, आसमान में दरारें पड़ने लगीं, विलेज बिखरने लगा और चीफ की यादें लौट आईं। उसे याद आया, उसने डायरेक्टर से वादा किया था कि वो सबको वापस लेकर आएगा। वो सभी कभी सपनों से भरे छात्र थे जो कॉलेज जाना चाहते थे, पर उस दिन उन्होंने नाइटमेयर विलेज में कदम रखा और उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया। अब वो विलेज लीडर बन चुका था। आखिरकार उसे सब कुछ याद आ गया। वो दरअसल अपनी क्लास का मॉनिटर था। सिस्टम अनाउंस करता है, अ प्लेयर हैज अनकवर्ड द विलेजेस सीक्रेट, रिवॉर्ड्स विल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। अब टेलीपोर्टेशन शुरू होने वाली थी। दूसरी क्लास का मॉनिटर सबका शुक्रिया अदा करता है। थैंक्स एवरीवन फॉर योर एफर्ट। यन उत्सुकता से पूछता है, कियो, तूने ये सब कैसे समझ लिया? कियो बस मुस्कुराता है, वापस लौटने के बाद सब बताऊंगा। लेकिन कुछ समय बीत जाता है और वो अब भी विलेज से बाहर नहीं निकले। सब हैरान। मिशन तो पूरा हो गया था, फिर भी हम यहीं क्यों हैं? तभी सिस्टम फिर से अनाउंस करता है, न्यू मिशन अनलॉक्ड। फॉर द 5 हु डिस्ट्रॉयड द स्टोन्स, रिकवर द हार्ट ऑफ नाइटमेयर्स। मिशन रैंक ईली डिफिकल्टी। अब कियो का लेवल 5 है, स्ट्रेंथ 101 पॉइंट्स। बाकी सारे स्टूडेंट्स वापस लौट चुके हैं। सिर्फ कियो और कुछ ही लोग अब भी वहीं फंसे हैं। सबको एहसास होता है, शायद ये एक सीक्रेट मिशन है। जो इसको पूरा करेगा वो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जगह पक्की कर सकता है। लेकिन ये बेहद खतरनाक है और बाकी सबका लेवल तो सिर्फ 3 है।
ऐसी मिशन में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन। एक लड़की पूछती है, क्या स्टोन्स तोड़ना सच में जरूरी था? यान सोचता है, कियो चाहता था कि उसके क्लासमेट्स भी इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बने, पर माफाई हमेशा की तरह कॉम्पिटिटिव है। नहीं, मैं कियो से पहले मिशन खत्म करूंगा। तभी एक काली हाथ छत पर से निकलती है। धीरे धीरे वो पूरी आकृति बनती है। अ मेगा's हैंड हैज इमर्ज्ड। ज्यादा देर नहीं लगती कि और भी नाइटमेयर्स प्रकट हो जाते हैं। उनका इरादा साफ है, सारे स्टूडेंट्स को खत्म कर देना। हर तरफ से गूंजती है चीख, दे मस्ट डाई। अब 4 मॉन्स्टर्स सामने हैं, एक खतरनाक संख्या, और यान को यकीन है कि वो इतनी ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। सब अपनी अपनी एबिलिटीज को कोऑर्डिनेट करने लगते हैं ताकि इस ताबड़तोड़ हमले को झेल सकें। सबसे पहले मैफ आगे बढ़ता है। उसका वॉर मॉन्स्टर को 10 डैमेज देता है, पर वो अब भी नाराज है। बस इतना ही? मैं तो एक वार में खत्म करना चाहता था। हीलर चिल्लाती है, मैं ऑलमोस्ट आउट ऑफ माना हूं और जू की हेल्थ भी लगभग खत्म हो चुकी है। तभी कियो एक जोरदार वार से नाइटमेयर को खत्म कर देता है और एक एट्रीब्यूट पॉइंट हासिल करता है। जू चिल्लाती है, कियो, 2 और आ रहे हैं। मॉन्स्टर्स अब बिल्कुल करीब हैं, लेकिन कियो बिना रुके वार करता है। कुछ ही सेकंड में दोनों गिर चुके हैं और उसे फिर से एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। उसके सामने अब एक कोर चमक रहा है। स्टेज के हिसाब से यह रिवॉर्ड काफी सेटिस्फाइंग है। वो सोचता है, यह तो मेजर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, इससे डैमेज 5% बढ़ता है, शायद मैं ये यांग को दूं। जू उनकी टीम वर्क की तारीफ करती है, लेकिन माफ फिर भी अटेंशन चाहता है। मैं भी कुछ कर रहा हूं, मुझे इग्नोर मत करो। तभी तुआओ कहता है, स्टॉप टॉकिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। वो कहता है, मुझे बस एक और मॉन्स्टर चाहिए, एक और गिरा दिया तो लेवल अप हो जाऊंगा और शायद कोई नया इक्विपमेंट भी मिल जाए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट झलक रही है। वो सोचता है, हार्ट ऑफ द नाइटमेयर जरूर इन्हीं में से किसी के पास होगा, बस उन्हें डिफीट करते रहो। लेकिन तभी उसका एक कदम जमीन पर पड़ते ही ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। पूरा ग्राउंड फट जाता है। सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगते हैं। आ! अंधेरे में गिरते हुए सब बेबस हैं, लेकिन कियो समहाउ सुरक्षित तरीके से लैंड करता है। वो चारों ओर देखता है। हम कहां हैं? उसके पैरों के नीचे की जमीन नरम और अजीब सी लगती है। कियो खुद को यांग के ऊपर गिरा हुआ पाता है। यांग अब भी सोच रहा था, ये जमीन इतनी सॉफ्ट क्यों लग रही है? सब गिर चुके हैं। वो जल्दी से अपने साथियों को चेक करता है। सौभाग्य से सब ठीक हैं। लेकिन तभी एक भयानक बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है, इतनी गंदी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ज्यू कहती है, शायद ये बदबू उन बॉडीज से आ रही है जो यहां गिरी होंगी। पर हीलर तुरंत रोकती है, नहीं, ये स्मेल वहां से नहीं, कहीं और से आ रही है। सब उसकी नजर की दिशा में देखते हैं और जो नजारा उनके सामने होता है वो उनकी रूह तक हिला देता है। वहां खड़ा था एक विशालकाय नाइटमेयर, द नाइटमेयर किंग। सिस्टम तुरंत वार्निंग देता है, अगर ये जाग गया तो एक फ्रेंजी मोड में चला जाएगा। सबकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। उसके स्टैट्स सामने दिखाई देते हैं। हेल्थ 8000, स्ट्रेंथ 65, डिफेंस 20, एजिलिटी 60, स्किल्स, कंपल्शन और नाइटमेयर। रेल्म कियो के माथे पर पसीना छलक पड़ता है। अगर यह जाग गया तो हम सबका यहां से जाना नामुमकिन है। वो जानता था, ऐसे सीक्रेट बॉस से लड़ना मतलब मौत को इनवाइट करना है। जू कहती है, अगर उसने एक बार भी अटैक किया तो मैं उसका एक भी वार नहीं झेल पाऊंगी। सब उम्मीद कर रहे थे कि हार्ट ऑफ द नाइटमेयर इस मॉन्स्टर के पास ना हो। माफाई धीरे से कहता है, हमें इसे ऐसे ही सोने देना चाहिए, क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना? लेकिन क्राव आगे बढ़ता है। वेट, हमें मौका है। वो कामली बोलता है, मेरे पास 202 अटैक पावर है और मेरी रिंग के पहले स्ट्राइक से इसका 1/3 हेल्थ एक ही वार में गिर सकता है। वो जोड़ता है, अगर मैं इसके वीक स्पॉट को 3 या 4 बार मार दूं तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। यंग हैरान होकर कहता है, क्या तुम पागल हो? ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना सुइसाइड है। लेकिन कियो उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर हम सब अपनी एबिलिटीज मिलाकर लड़ें तो शायद हम जीत सकते हैं, क्योंकि इसकी डिफेंस बहुत लो है।
ये सुनकर माफ तुरंत स्ट्रैटेजी सोचता है। तो हमें इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि क्राव को क्लीन हिट्स मिल सकें। फिर भी सबको कियो की स्ट्रैटेजी पर भरोसा था। उन्होंने तय किया, जो होगा देखा जाएगा। माफ ने चेतावनी दी, ज्यादा दिखावा मत करना, ये बॉस मजाक नहीं है। लेकिन कियो मुस्कुराया, रिलैक्स, सब कंट्रोल में है। थोड़ा आराम करने के बाद अब वक्त था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। जब तक कोई हमला नहीं करेगा, नाइटमेयर नहीं जागेगा, इसलिए पहला वार एकदम सटीक होना चाहिए। कियो धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसने कुछ देखा। मॉन्स्टर के शरीर का एक हिस्सा हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। यही है इसका वीक स्पॉट, उसने फुसफुसाया। उसने अपना स्टाफ उठाया, रिंग का इफेक्ट एक्टिवेट हुआ। अटैक पावर अब 50% बढ़ चुका था। उसने पूरा जोर लगाकर वार किया और बूम, बॉस की हेल्थ 58 पॉइंट्स एक ही वार में गिर गई। सबके चेहरे पर डिसबिलीफ। एक मेज ने इतना डैमेज कैसे कर दिया? पर कियो जानता था उसने नाइटमेयर का हार्ट तोड़ दिया है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मिशन अपडेटेड, डिस्ट्रॉय द नाइटमेयर किंग, रैंक ए। बॉस जोर से दहाड़ा। पूरी केवन कांप उठी। अब वो अपने गौस्से में जल रहा था। इविल ह्यूमंस, हाउ डेयर यू। उसका विशाल शरीर उठता है और अब वो सबके सामने है। एक टावरिंग मॉन्स्टर जिसकी आंखों में खून उतर आया है। अब माफाई की बारी थी। वो जोर से चिल्लाया, अब मेरी बारी है, चलो अटेंशन मेरी ओर खींचते हैं। वो आगे बढ़ा और बॉस पर तेज बराज में वार करने लगा। हर स्ट्राइक गूंज उठा कैवन में, स्लैंग स्लैंग स्लैंग। मॉन्स्टर अब पूरी तरह अलर्ट था और उसकी नजरें माफाई पर टिक चुकी थीं। लेकिन असली योजना अब शुरू होने वाली थी। वो कियो और अपने बीच ताकत के फर्क से बेहद नाखुश था। उसके अंदर जलन थी। वो बार बार बॉस पर हमला करना चाहता था, चाहे जितनी बार क्यों न लगे। लेकिन हर वार के बाद वो देखता, बॉस की हेल्थ बस 1 पॉइंट ही घट रही है। तभी नाइटमेयर ने व्यंग्य में कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, पहले मरने वाला तुम ही होगे। माफ ने गुस्से में चिल्लाकर जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो आजा, मैं तैयार हूं। अब बारी थी यांग और जू की। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले लीं। यांग ने सैंड कंटेनमेंट कॉन्जर किया और जू ने शील्ड बैरियर खड़ा कर दिया। बॉस का अगला हमला ब्लॉक होता दिखा। फिर भी मैफ को भारी चोट पहुंची। हीलर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसकी मना लगभग खत्म हो चुकी थी। वो चिल्लाई, मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। कियो समझ गया, अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो माफ कुचला जाएगा। वो तुरंत आगे बढ़ा और अपनी शक्ति इकट्ठा करके बॉस पर जबरदस्त वार किया। बॉस की हेल्थ 182 पॉइंट्स गिर गई। बॉस अब बुरी तरह घायल था, लेकिन तभी उसने एक्टिवेट किया नाइटमेयर रेल्म। कियो चौंक गया। अब क्या होने वाला है? बॉस ने दहाड़ लगाई और उसकी परछाइयां फैलने लगीं। पूरा इलाका काला पड़ गया। हर तरफ से एरिया डैमेज बरसने लगा। साथ ही अपनी रक्षा नहीं कर पाए। हर कोई गिरने लगा। कियो ने दांत भींचे, नहीं, ये दोबारा नहीं होने दूंगा। उसे याद आया, पिछली बार दूसरी क्लास इसी हमले में फंस गई थी। अब बस एक ही रास्ता था, स्पेल को खत्म करना। कियो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फिर से एक वार किया। बॉस की हेल्थ अब बस आखिरी बिंदु पर थी। हीलर ने आखिरी बार चिल्लाया, सावधान, मेरे पास अब माना नहीं बची। कियो ने सिर हिलाया, पता है, यही आखिरी मौका है। उसने फाइनल अटैक तैयार किया। जमीन कांप उठी, स्टाफ चमकने लगा और उसके वार से बॉस जोर की चीख मारकर गिर पड़ा। इतिहास में पहली बार वो नाइटमेयर बॉस परास्त हुआ। कियो को मिले 30 एबिलिटी पॉइंट्स, 10 बोनस पॉइंट्स उसके टैलेंट से और लेवलिंग अप के बाद और 10 पॉइंट्स। मिशन फाइनली कंप्लीट। सबने राहत की सांस ली। अब रिवॉर्ड हर किसी को अलग अलग दिया जाएगा। उनके साथियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने सच में उस भयानक स्थिति से बचकर निकल लिया है। सबको अपने अपने रिवॉर्ड्स मिलने लगे। शिडा को मिला रैंक डी टैलेंट, जू को मिला रैंक सी टैलेंट, यांग को मिला रैंक ई टैलेंट और माफ को भी रैंक डी टैलेंट मिला। लेकिन सब में सबसे ऊपर रहा कियो। उसे मिला रैंक बी मैजिक बुक और साथ ही +50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। हालांकि वो मैजिक बुक तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि नाइटमेयर की सोल से कुछ और खास मिलेगा। और वाकई सोल से एक रैंक बी सोर्ड निकला जो देता था पाइलो 100 अटैक पावर, 30% डिफेंस इग्नोर और +20% सोर्ड डैमेज बूस्ट।
पर कियो के लिए यह था बुरा सौभाग्य। वो एक मेज था, उसे तलवार की नहीं जादू की जरूरत थी। इसलिए उसने वो रैंक बी सोर्ड माफाई को दे दी, जिसने इतनी जेनरोसिटी की उम्मीद कभी नहीं की थी। माफाई बोला, भाई ये तो इतनी कीमती चीज है, इसे बेचो तो राजधानी में एक घर खरीदा जा सकता है। कियो मुस्कुराया, मुझे पैसों की नहीं प्रगति की परवाह है। इसके बाद उसने अपने स्टेटस विंडो पर नजर डाली। उसकी स्ट्रेंथ अब वाकई हैरान कर देने वाली थी, लेकिन उसकी हेल्थ अभी भी बहुत कम थी, जिससे वो बहुत नाजुक बन गया था। उसकी टैलेंट रिस्ट्रिक्शन ने बाकी स्टैट्स बढ़ाने से रोक रखा था, तो अब उसे रास्ता खोजना था कि कैसे अपनी कमजोरी को काबू में लाया जाए। कियो ने मन में ठाना, अब मुझे और मजबूत बनना होगा, सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी। आखिरकार सभी विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार हो गए। एक चमक के साथ वो पांचों वापस उसी जगह लौट आए जहां से उन्होंने ये नाइटमेयर मिशन शुरू किया था। जैसे ही वे जिम्नेजियम में प्रकट हुए, पूरी जगह में हंगामा मच गया। सभी छात्र उन्हें जिंदा देखकर दंग रह गए। तभी डायरेक्टर आगे बढ़ा, तुम्हें गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, अब बताओ आखिर वहां क्या हुआ था। सारी बातें सुनकर डायरेक्टर ने कहा कि वे लोग आज सच में बहुत फॉर्चुनेट रहे। यह अनुभव आगे चलकर उनके लिए कई दरवाजे खोल देगा। बाकी छात्र भी बेहद उत्साहित थे, क्योंकि उनकी क्लास में इतने सारे जीनियसेस निकले थे। फिर भी मैफ अब भी थोड़ा प्रतिस्पर्धी महसूस कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसे मिला हुआ आइटम उसे कियो से आगे निकलने में मदद करेगा। बस उसे अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाना होगा। तभी एक आदमी तेजी से अंदर आया और बोला कि 2 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि स्कूल पहुंचे हैं और वे विशेष रूप से उन्हीं 5 छात्रों की तलाश में हैं। डायरेक्टर हैरान रह गया। वह तो अभी तक घटना की रिपोर्ट भी नहीं कर पाया था, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज को पहले से सब पता था। उन्होंने तुरंत उन्हें जिम्नेजियम में बुलाया। वहां प्रोफेसर पिंग और प्रोफेसर पे खड़े थे। प्रोफेसर पे ने छात्रों को देखा और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आपने सीक्रेट मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उन्होंने घोषणा की कि होकियन यूनिवर्सिटी उन्हें शामिल करना चाहती है और यदि वे चाहें तो वह अभी के अभी रिकमेंडेशन लेटर्स लिख सकते हैं। तभी दूसरे प्रोफेसर ने आपत्ति की, ऐसा जल्दी निर्णय नहीं होना चाहिए, पहले सही टेस्ट आवश्यक है। और दोनों प्रोफेसर बहस करने लगे। प्रोफेसर पे ने समझाया, चिंता की कोई बात नहीं, यह टेस्ट सिर्फ यह देखने के लिए है कि आप अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कितने अडेप्टेबल हैं। कियो चुप था। वह अपनी नेक्रोमैंसर क्लास की क्षमताएं दिखा नहीं सकता था, लेकिन उसका लक्ष्य था जिंदू यूनिवर्सिटी जाना, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में वहां कुछ जानने की उम्मीद थी। तभी प्रोफेसर ने पूछा, कौन सबसे पहले टेस्ट देना चाहेगा? माफ तुरंत आगे बढ़ा और बोला, मैं एक लेवल 5 सोर्ड्समैन हूं और मेरा टैलेंट रैंक बी है। प्रोफेसर ने प्रभावित होकर कहा, सिर्फ बिगिनर ट्रेनिंग के बाद लेवल 5 तक पहुंचना काफी प्रभावशाली है। फिर प्रोफेसर पे ने उसे प्रोत्साहित किया, अच्छा तुम कोशिश करके मुझे हिट करो, ध्यान रहे मैं लेवल 25 मार्क्समैन हूं। माफ ने आगे बढ़ते हुए दृढ़ स्वर में कहा, कृपया सावधान रहिए सर। माफ ने अपनी तलवार से वार किया और वार सीधे मैजिकल बैरियर पर लगा। सबके आश्चर्य के लिए तलवार की नोक ने डिफेंस को भेद दिया। प्रोफेसर हल्के से चौंक गए, लेकिन मुस्कुराए। उन्होंने माफ की टेक्निक की तारीफ की। माफ ने विनम्रता से सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। अनुमान लगाया गया कि उसकी स्ट्रेंथ लगभग 35 है और उसकी एजिलिटी भी काफी उच्च है। यह सुनकर बाकी छात्र उत्साहित हो गए। सभी उसके टैलेंट से प्रभावित थे। अब प्रोफेसर्स को समझ आ गया कि वे दोनों उसे अपनी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं। दोनों ने पूछा, तो माफ, तुमने तय कर लिया है किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे? लेकिन माफ ने शांत स्वर में जवाब दिया, पहले बाकी लोगों का टेस्ट हो जाए, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। असल में वह केओ जहां जाएगा वहीं जाना चाहता था। अब अगली बारी थी हीलर की। वह आगे बढ़ी और अपनी हीलिंग मैजिक का प्रदर्शन किया। सिर्फ लेवल 4 होने के बावजूद वह एक बार में पूरी टीम को हील कर सकती थी। पलेडिन का शील्ड भी काफी मजबूत था। वह रिफ्लेक्ट टैलेंट के कारण आने वाले डैमेज का 20% वापस लौटा देती थी। डिफेंस रोल के लिए यह क्षमता बेहद मूल्यवान थी। प्रोफेसर पे ने सोचा कि यांग भी पैलेडिन होगा, लेकिन असल में यांग एक मेज था। उस जैसा भारी
मजबूत शरीर किसी वॉरियर जैसा दिखता था, इसलिए यह खुलासा सभी के लिए थोड़ा अचंभित था। उसका टेस्ट शुरू हुआ। प्रोफेसर ध्यान से उसे देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मैजिक एनर्जी महसूस नहीं हुई। अचानक यांग ने अपना स्पेल सक्रिय किया। बूम! जिम्नेजियम के बीचों बीच जमीन फट गई। एक विशाल एक्सप्लोजन गूंज उठा। प्रोफेसर के चेहरे पर हैरानी जम गई। वह इतना शक्तिशाली विस्फोट महसूस भी नहीं कर पाए और लेवल 25 होते हुए भी उनके 3 एचपी सीधे कम हो गए। यह बहुत खतरनाक था। इस स्तर पर किसी का एचपी कम होना स्पष्ट संकेत था यांग की क्षमता साधारण नहीं है। अब तक की परफॉर्मेंस देखकर यह साफ हो चुका था कि इस क्लास से कुल 5 प्रोडिजीज निकलने वाले हैं। प्रिंसिपल को अब इन सब पर कड़ी नजर रखनी होगी और शायद यांग भी उन्हीं में से एक है। आखिरकार अब बारी आती है को की। को एक लेवल 7 नेक्रोमैंसर है और उसकी टैलेंट क्लासिफिकेशन अननोन है। बाकियों से 2 लेवल ऊपर, लेकिन प्रोफेसर को लगता है कि उसका टैलेंट ज्यादा खास नहीं होगा। उन्होंने तय किया कि पहले टेस्ट किया जाए और बाद में उसके टैलेंट पर चर्चा होगी। प्रोफेसर इंतजार कर रहे थे कि क्यों कैसे अनडेड समन करता है। साथ ही वो यह भी नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी और बिगिनर से चोट लगे। क्यों जैसे ही आगे आया, प्रोफेसर को लगा कि उसका व्यवहार एक नेक्रोमैंसर जैसा नहीं है। शायद वह इनएक्सपीरियंस्ड होगा, लेकिन तभी प्रोफेसर को एहसास होता है कि को का राइट हुक सीधा उनके चेहरे की ओर आ रहा है। क्यूरियोसिटी में प्रोफेसर उसे रोकने के बजाय सोचते हैं, देखते हैं एक मेज की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है। घूंसा सीधे लगता है और उसका असर प्रोफेसर को फर्श पर कई फीट दूर गिरा देता है। जिम में मौजूद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो शॉक में ना हो। प्रिंसिपल खुद हैरान थे। एक बिगिनर स्टूडेंट ने लेवल 25 प्रोफेसर को एक ही पंच में गिरा दिया था। दूसरे प्रोफेसर का मानना था कि शायद पैड ने जानबूझकर डिफेंस कम रखा, क्योंकि नेक्रोमैंसर आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन यहां तो केओ ने लगभग उन्हें बेहोश ही कर दिया। स्टूडेंट्स के बीच चर्चा और तेज हो गई। एक नेक्रोमैंसर के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? पोंग ने राहत की सांस ली। अगर उसे वो पंच पड़ता तो शायद उसके दांत बाहर आ जाते। क्यों शांत भाव से पूछता है, टेस्ट खत्म हो गया? प्रोफेसर जवाब देते हैं, हां, लेकिन तुम्हारा पूर्ण इवैल्यूएशन तब तक नहीं होगा जब तक तुम अनडेड समन नहीं दिखाते। को ने कहा कि वह फिजिकल कॉम्बैट में भी एक वॉरियर की तरह एक्सेल करना चाहता है, लेकिन उसका असली गोल है जिंगडू यूनिवर्सिटी में जाना। यह बात पहले कभी नहीं हुई थी कि कोई नेक्रोमैंसर अपनी क्लास से हटकर वॉरियर स्टाइल कॉम्बैट सीखना चाहता हो। इसलिए पोंग ने फैसला किया कि वह पहले प्रिंसिपल से बात करेगा। फोन पर उसने प्रिंसिपल से कहा, यह नया बच्चा वाकई खतरनाक है। वह नेक्रोमैंसर होते हुए भी वॉरियर बनना चाहता है और सिर्फ लेवल 7 होते हुए उसने लेवल 25 प्रोफेसर को हवा में उड़ा दिया। यह सुनकर प्रिंसिपल ने निर्णय ले लिया, इन 5 स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत पर अपने पास रखना है। पोंग को डर था कि केओ कहीं और चला ना जाए, इसलिए उसने खुद उसे इनवाइट करने का सोचा और एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट की। कॉल पर आए जिंग यांग, जो जिंगडू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आशा करता हूं कि को हमारे साथ जुड़ना चाहेगा। लेकिन को ने बीच में ही कहा, मैं जिंगडू यूनिवर्सिटी में शामिल हो रहा हूं। पोंग ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने अभी अभी सबसे बड़े टैलेंट को खो दिया था। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद बाकी स्टूडेंट्स में से कम किसी एक को वह रिक्रूट कर ले। तभी डायरेक्टर ने सुझाव दिया कि क्यों ना पूरी ग्रुप को साथ में जिंगडू ले चलें। बाकियों ने भी तुरंत यस कह दिया। पिंग बेहद खुश था। यह उसके करियर का सबसे गौरवपूर्ण पल था। लेकिन को के मन में एक और सवाल था। को ने पूछा, सर, क्या आपने मेरे पिता को अनकिंग का नाम सुना है? डायरेक्टर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तो तुम एनकिंग और बिशिक के बेटे हो। अब समझ आया कि तुम मुझे इतने परिचित क्यों लगे। को ने धीरे से पूछा, क्या आपको पता है वे अब कहां हैं? डायरेक्टर की आवाज गंभीर हो गई। वे लगभग 10 साल पहले मेरे स्टूडेंट्स थे और बेहद अद्भुत लोग थे।